नमस्कार, द बीआईटीएन से मैं रंजन कुमार। झारखंड में खुट्टी को जब गरमजरुआ का कुछ भी पेमेंट नहीं करता है, वो बोलता है कि सरकार का जमीन है। कंपनी ये किसी रैयत का भी बात नहीं मानती है और ये सरकार का भी बात नहीं मानती। कोर्ट भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, इसलिए कि सरकार का आदेश है कि गरमजरुआ बंदोबस्त भूमि को भुगतान करना है और इसके बाद भी भुगतान नहीं करता है तो इस चिट्ठी के लेकर के हम कोर्ट तक भी जाएंगे। एनटीपीसी सरकार को कुछ लगता है समझती नहीं है, क्योंकि ये सरकार के चिट्ठी का सचिव का कोई अनुपालन नहीं करता। द बीआईटीएन की जो पूरी टीम है वो गैर मजरूआ ज़मीन के भुगतान की पूरी जानकारी के पीछे लगी हुई है और आपको हम बताएंगे कि कहाँ पे लापरवाही बरती। इसके लिए तो हम लोग दोनों आदमी रात दिन जहाँ भी जाना पड़े वहाँ अगर नहीं हुआ तो फिर आंदोलन की भी तैयारी है, धरने प्रदर्शन की भी तैयारी है, कोर्ट कचहरी की भी तैयारी है। 1 एकड़ जमीन पर 80 करोड़ रुपये का कोयला निकल रहा है। हराम का पैसा दे रहे हैं, वैसे बात करता है। गैर मजरूआ ज़मीन को सीधा हड़पने की नीति चल रही है। मात्र 1 महीना का इंतजार कर रहे हैं। यदि 1 महीना के अंदर पेमेंट हम लोग को जारी नहीं किया तो इस माने आंदोलन के रूप ये ले लेगा और बहुत भयावह रूप होगा। जंगल उजड़ेगा तो उसका प्रदूषण, उसका डस्ट, उसका कोयला का गर्दा यहाँ के लोकल लोग खाएंगे और पैसा उठाएगी वन विभाग और सरकार। बताइए, सरकार की जो संपत्ति है, जो वन विभाग है, उस पर तो निचोड़ के पैसा कंपनी से ले रही है, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन पर जिस पर दखल कब्जा है आम लोगों का, उस पर सरकार का भी ये ध्यान नहीं है कि कंपनी बिना पैसे का कब्जा कर रही है। लास्ट में आप ज़मीन को कीजिएगा क्या? इतना ज़मीन को आप पुनः फिर प्लान करके हम लोग को वापस कीजिए और ज़मीन को लीज पर लिया जाए। तो जब हमको देहाती क्षेत्र के हिसाब से सुविधाएं मिलती है तो शहरी क्षेत्र का बिजली क्यों वसूला जा रहा है? 24 घंटे तो छोड़ दीजिए, यहाँ 12 घंटा ठीक से बिजली नहीं मिलती। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मजे ले रही है, रॉयल्टी कमा रही है और जनता को ध्यान नहीं दे रही है। आप बताइए कि वन भूमि को हर एक साल 8 लाख रुपये दिया जा रहा है पेमेंट रेंट के तौर पर, 30 साल तक दिया जाएगा, और यहाँ 1 एकड़ जमीन आदमी दे रहा है तो 20-24 लाख रुपये एक ही बार दे करके ख़त्म कहानी कर दे रहा है। ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? नमस्कार, द बीआईटीएन से मैं रंजन कुमार। आज आपको हम दो ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने बड़कागांव क्षेत्र में, जो हजारीबाग में है और जिसमें एनटीपीसी कंपनी का जो पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग खनन का कार्य चल रहा है, उस क्षेत्र में गैर मजरूआ भूमि का जो भुगतान कंपनी नहीं कर रही है, उस ओर काफ़ी अथक प्रयास है इनका, और इनके प्रयास में यहाँ के स्थानीय विधायक का भी सहयोग रहा, लेकिन इनका प्रयास कहाँ तक रंग लाया, क्या गैर मजरूआ भूमि का जो भुगतान है उस ओर आगे बढ़ पाएंगे या फिर कब तक इसका भुगतान हो पाएगा, पूरी बात इनसे जानेंगे। इनका परिचय सबको आप लोग जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हम इनका परिचय आपको बता दे रहे हैं। बड़कागांव के किरीगढ़ा ग्राम से देव प्रसाद महतो जी हैं, जो समाज सेवी भी हैं और इन्होंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा है। और एक हैं सिकंदर महतो जी, ये भी ग्राम किरीगढ़ा के ही हैं। गैर मजरूआ भूमि के भुगतान को लेकर के इन दोनों का काफ़ी प्रयास रहा है, चाहे विधायक से मिलना हो, चाहे डीसी पास जाना हो, चाहे सरकार तक पहुंचना हो। ये लोग पिछले एक साल से काफ़ी दौड़ भाग कर रहे हैं। जानते हैं कि कहां तक बात बनी। प्रसाद जी, आपका हमारे चैनल द बीआईटीएन में स्वागत है। आपने गैर मजरूआ भुगतान, ज़मीन का भुगतान के लिए सरकार से गुहार लगाई, डीसी से गुहार लगाया, कहाँ तक सफलता मिली आपको? आप पूरी बात बताएं, जहाँ से आपने शुरू किया और क्या अभी तक हासिल कर पाए आप। जैसे हम लोग के पास रैयती भी ज़मीन है और गरमजरुआ भी ज़मीन है, और कंपनी जब अपना कोल डंप ओवरबर्डन जो गिरा रहा है, उसमें हम लोग को नोटिस किया कि ये ज़मीन मतलब हमको अब दीजिए, गवर्नमेंट का है, गरमजरुआ जीएम लैंड है, गरमजरुआ है, इसलिए आप लोग दीजिए, हम लोग इस पर काम करेंगे। तो हम लोग कहा कि हम लोग का कई पुरखा दादा परदादा से हम लोग का उस पर जो तवाद है, हम लोग ऐसे कैसे देंगे हम लोग जमीन बिना मुआवजा का। तो वो बोला कि अब यहाँ सारा पेपर आप हमारे यहाँ जमा कर दीजिए और हम इसके अप्रूवल के लिए ब्लॉक अंचल भेजेंगे, वहाँ से आएगा, उसके बाद आपको भुगतान किया जाएगा। तो हम लोग सारा पेपर एनटीपीसी कंपनी में जो इसके एक पदाधिकारी हैं दुबे जी, उनके पास, जो जीएम लैंड को देखते हैं, दुबे जी के पास जमा किए। उन्होंने एक चिट्ठी बना करके अंचलाधिकारी बड़कागांव के पास भेजे सत्यापन के लिए, कि सत्यापन के बाद रिटर्न होगा तो हम भुगतान करेंगे। लेकिन हम लोग इस दरमियान में इतना बार अंचल और एनटीपीसी ऑफिस दौड़ते दौड़ते थक गए,
वो बताते हैं कि हम ये गैरमजरूआ ज़मीन का बंदोबस्त नहीं करेंगे, सत्यापित नहीं करेंगे, इसलिए कि ये सरकार का अधिकार है, हम किसी कीमत पर इस पर नहीं करेंगे। और ये कंपनी कहती है कि बिना सत्यापित का हम भुगतान भी नहीं करेंगे। अच्छा, अंचल से बोला गया कि हम नहीं करेंगे क्योंकि सरकार का आदेश नहीं है। हाँ, कितने दिनों पहले की बात है? ये करीब 3 महीना पहले के बात है, 3 महीना से ऊपर ही। अच्छा। उसके बाद हम लोग सोचे कि भाई जब बोल रहा है यहाँ के अंचलाधिकारी कि हमारे बस की बात नहीं है, ये सरकार की बात है, सरकार से किसी तरह कुछ निर्देश आएगा तभी हम आगे इस पर कुछ कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर तब सोचे कि भाई कहाँ जाना है, तो स्थानीय विधायक हम लोग अम्बा प्रसाद के पास गए और सारी बात को उनके पास रखे और उनको ये बात बताए कि इस तरह के है। हम लोग इसके पहले बहुत से जगह पर गैरमजरूआ ज़मीन के लिए जो भुगतान और दूसरे ज़िले में हुआ है, उसकी कॉपी जो आदेश सरकार ने वहाँ दिया है, उस कॉपी को भी मैं उपलब्ध करवाया। और देखिए ये कॉपी है, ये है आपका खूंटी ज़िला का। वहाँ ये सरकार जो उस समय का सरकार के सचिव हैं विनोद कुमार, वो उनके द्वारा चिट्ठी वहाँ का आदेश दिया गया कि गैरमजरूआ ज़मीन का जो उपयोग किया जा रहा है उसे भुगतान किया जाए। उसके बाद फिर एक पश्चिमी सिंहभूम जमशेदपुर की भी एक चिट्ठी है जो 24/9/2018 को ये निर्गत चिट्ठी है। वो चिट्ठी को भी हम लोग बहुत खोजबीन करने के बाद बहुत ऑफिस से इधर उधर से किसी तरह प्राप्त किए और ये उपलब्ध का है। ये भी दिखलाया, इसके बाद भी कहा कि ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट का है। हम लोग बोले कि जब ये झारखंड में खूंटी को जब गैरमजरूआ का भुगतान हो सकता है तो फिर हजारीबाग ज़िले में क्यों नहीं गैरमजरूआ का भुगतान किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अम्बा प्रसाद के पास गए और तब उन्होंने बात को भी गंभीरता से स्थानीय विधायक ली और हम लोग को मुख्यमंत्री के यहाँ ले गए। मुख्यमंत्री के पास भेंट कराए। उसके बाद उसके जो सचिव हैं अरुण एका, उसके पास लिए उन्होंने कहा कि अपना सारा पेपर आप दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे तब इस पर सोचेंगे। तो हम लोग सारा पेपर जो था हम लोग के पास गैरमजरूआ ज़मीन का बंदोबस्त पेपर वो सारा जमा किए और तब उन्होंने कुछ दिन के बाद उनके पास फिर भेंट किए। तब उन्होंने कहा हाँ ये चिट्ठी जो पहले खूंटी और जमशेदपुर है जब वहाँ मिल रहा है तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। ये बात हम लोग अपनी बात को उनके पास रखे तो वो गंभीरता से सुने और इस पर आश्वासन दिए कि ठीक है, हम आपके लिए नहीं पूरे झारखंड के लिए, पूरे ज़िला के लिए ये बात है और जब एक जगह मिल रहा है तो दूसरी जगह भी मिलना चाहिए, आपका कहना जायज़ है। इसी आधार पर उन्होंने एक चिट्ठी हजारीबाग डीसी को भी निर्गत किया है और ये उसमें ये आदेश दिया है कि ये आप जो गैरमजरूआ ज़मीन का वहाँ जो लंबित मामला है उसको अविलंब भुगतान करके मुझे सूचित करें। अच्छा, ये सरकार के जो प्रधान सचिव हैं अरुण एक्का जी, हाँ, वो आदेश जारी किए हैं हजारीबाग डीसी को हाँ चिट्ठी मुआवजा के लिए। हाँ मुआवजा के लिए 14/9 को चिट्ठी वहाँ से निर्गत। अच्छा, इसी महीने 14 तारीख को चिट्ठी निर्गत हुई है। हाँ, इसी महीने को 14 तारीख को चिट्ठी निर्गत ली है। डीसी को लगता है कि मिल गया होगा। अब इस पर अब उपायुक्त यहाँ डीसी हैं वो क्या निर्देश यहाँ अंचलाधिकारी को देते हैं ये देखना है। चिट्ठी 14 तारीख को मिली, उसके बाद से आप अंचल में संपर्क किए क्या कि कुछ? अंचल में संपर्क किए लेकिन ये इन्होंने जो अंचलाधिकारी है वो कहा कि अभी तक हमें कुछ निर्देश नहीं मिला है, हम सोचेंगे। ये ऐसा आश्वासन दे करके हम लोग को लौटा रहे हैं। यानी अभी तक डीसी के पास से कोई अंचल, बड़कागांव अंचल को ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि गैरमजरूआ का भुगतान किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले आप लोग काफ़ी ज़मीनें दिए हैं तो रैयती का पेमेंट करता है, गैरमजरूआ का कुछ भी पेमेंट नहीं करता? गैरमजरूआ का कुछ भी पेमेंट नहीं करता है। वो बोलता है कि सरकार का ज़मीन है, ये सरकार के इसका पेमेंट लेगा, ये आप लोग को नहीं मिलेगा। गैरमजरूआ ज़मीन पे आप लोग लगभग कितने दिनों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं? हमको लगता है कि हम लोग का उस पर 1930 का से ही हम लोग के पास बंदोबस्त का पेपर है। उस समय जिसमें ज़मींदारी प्रथा यहाँ थी उस समय का है और उस दिन उतना से हमारे परदादा ही सब उस पर खेती करते हैं और आज तक हम लोग करते हैं। खतियान का रिकॉर्ड जो मेंटेनेंस है वो भी 1932 से माना जाता है और जोत आबाद दखल इधर के इलाके के जो जितने अधिकतम मैक्सिमम लोग हैं 1930-32 के हिसाब से ही है। और इतनी पुरानी ज़मीनों में खेती बाड़ी करते आ रहे हैं अपने पुरखों से, बाप दादा से, जिनका जीवन यापन इस पर निर्भर करता है। वैसी ज़मीन को भी इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, एनटीपीसी जैसी कंपनी, गैरमजरूआ ज़मीन
को बिना कोई भुगतान किए, बिना कोई मुआवजा का उस पर कोयला खनन कर रही है। ये कंपनी मतलब इतना दौड़ने के बाद मुझे अनुभव जो हुआ कि कंपनी ये किसी रैयत का भी बात नहीं मानती है और ये सरकार का भी बात नहीं मानती, इसलिए कि सरकार जितने भी अभी तक इसको चिट्ठी दिया है भुगतान करने के लिए गैरमजरूआ के लिए, अभी तक ये उस पर कुछ अमल नहीं किया और भुगतान नहीं किया है। इसका एक उदाहरण है कि आप ये चिट्ठी देख लीजिए, 14/5/2009 में एक चिट्ठी आती है। उस समय भरत राम सरकार के अवर सचिव थे। उन्होंने ये सभी उपायुक्त पूरे झारखंड में ये दिया और कि ये जहाँ भी किसी तरह का जो उपक्रम लग रहा है उसमें गैरमजरूआ ज़मीन को जो रैयती के तर्ज पर भुगतान किया जाए। और इस तर्ज पर भुगतान करने के बाद मतलब आदेश के बाद भी उस आदेश को नहीं माना। हालांकि इस चिट्ठी के आलोक में एनटीपीसी देखिए कंपनी भी 22/2/2015 को और 21/3/2015 को एक बैठक करता है। उसमें तत्कालीन ईडी रविंदर राठी थे। उन्होंने बैठक में ये निर्णय लिया कि गैरमजरूआ एवं जंगल झाड़ी भूमि पर अधिसूचना की तिथि से 30 साल से अधिक दखलकार दावेदारों को मानवीय आधार पर सरकार के पत्रांक 334 दिनांक 14/5/2009 के अनुसार राशि देने के बाबत में रैयती भूमि के समतुल्य 20 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। उस समय जो 20 लाख तय था, लेकिन इस फैसलों को भी, सरकार के फैसले को भी, अपने फैसले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया और अभी तक किसी रैयत को भुगतान नहीं कर रहा है। यानी कि देखिए कि एक ये चिट्ठी है 2009 की है जो बता रही है कि भरत राम उस समय सरकार के अपर सचिव थे। उन्होंने ये चिट्ठी जारी की। आपको तो पूरा मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो विषय है बता दे रहे हैं। केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु अधिशासित गैरमजरूआ खास सरकारी भूमि के स्वामी हस्तांतरण में भूमि पर 30 वर्षों से अधिक अवधि से दखलकार एवं जोत आबाद करने वाले व्यक्तियों को परियोजना के खर्च पर सामान्य रैयतों को देय क्षतिपूर्ति के समतुल्य राशि का लाभ दिए जाने के संबंध में ये पत्र है। साथ साथ सरकारी भूमि हेतु विहित एवं स्थायी स्थानांतरण हेतु पूंजीकृत मूल्य की राशि भी राज्य सरकार के, इसका मतलब ये है कि जो 30 वर्षों से है दखल में है उसको रैयत को भी पेमेंट किया जाए और सरकार के खाते में भी जो नियम अनुसार है कंपनी को पैसा डालना है। अब आप देख लीजिए सरकार के सचिव का ये लेटर है जो पूरे जिलों में है, ये नहीं कि किसी खास जिला के लिए, ये झारखंड के सभी जिलों के लिए आदेश जारी किया गया है। लेकिन देखिए इसका कोई भी अनुपालन नहीं हो रहा। और आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी के को संज्ञान में लेते हुए एनटीपीसी ने बैठक भी बुलाई। देखिए एक बैठक है 4/4/2015 की है। इसमें बैठक में ये कहा गया कि जो सरकार के द्वारा चिट्ठी जो निकाली गई है सचिव के द्वारा कि 30 वर्षों से दखलकारों को ज़मीन पर पैसा दिया जाए, चाहे वो गैरमजरूआ हो या जो भी हो, इस पर बैठक किया इन्होंने, पर बैठक का कोई निर्णय नहीं हुआ। बैठक करके फैसला भी लिया देंगे, फैसला देखिए इसमें फैसला भी लिया हुआ, ये मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। फैसला लिया पर इस पर एनटीपीसी अमल नहीं की। अब आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी वाली कंपनी है और ये हरकत करती है इतनी गिरी हुई, जो बैठक इन लोग करते हैं अधिकारी लोग, उसको अमल में नहीं लाते हैं। तो ऐसे कंपनी को तो ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, क्योंकि जो रैयतों का जो गैरमजरूआ ज़मीन आप ले रहे हैं उसमें कोयला नहीं निकालेंगे, उसमें से पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर रैयतों को 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। ये तो सही बात नहीं है। चलिए और भी जानते हैं इनसे कि और आगे क्या बात हुई। जैसे इसी जो चिट्ठी के आलोक में एक वैभव कुमार अंचलाधिकारी थे इसके पूर्व, वो सत्यापित मतलब किए हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है इसमें, लेकिन ये दर्शाया है कि अतः भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 324 दिनांक 14/5/2009 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। जो 30 वर्षों से जिसका जिस चिट्ठी में जिक्र है कि 30 वर्षों से जिसका जोत आबाद है उसे भुगतान किया जाए, उसी चिट्ठी का पत्रांक है 334। अच्छा, इसका पत्रांक इसमें वैभव कुमार जो पूर्व सीईओ थे बड़का गांव के, इस पत्रांक के जरिए इसमें भुगतान करने का आदेश दिया, उसके बाद भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। बताइए अंचलाधिकारी जो उन्होंने इस चिट्ठी के आधार पर संज्ञान लिया और एनटीपीसी को ये निर्देश भी जारी किया कि भुगतान किया जाए। यहाँ पत्रांक संख्या भी इसमें दर्ज किया हुआ है। उसके बावजूद भी कंपनी नहीं सुनी।
अब आप बताइए कि क्या होगा रैयतों का। बता रहे थे खूंटी में भी गैर मजरूआ जो ज़मीन है वहाँ भुगतान हो रहा है, वहाँ कैसे हो रहा है? हाँ, वहाँ भुगतान तो जितना सरकार का जो रेट है उस अनुसार से मिलता है, चाहे रैयती हो या गैर मजरूआ है, वो तो स्पष्ट निर्देश है, उसके अनुसार भुगतान वहाँ हो रहा कुछ है। कोई पश्चिमी सिंहभूम का भी आवेदन है आपके पास, लेटर है सरकार का? हाँ, सरकार वहाँ आदेश दिया, उसके आधार पर वहाँ जो भी कंपनी काम कर रही है, चाहे सरकार ले रही है या कोई भी कंपनी लेती है, ये जैसे रोड में भी कोई ले रहा है, सरकार रोड बनाने के लिए, तो उस सरकार भी भुगतान रैयत को कर रहा है। यानी कि एक राज्य में दोहरा व्यवहार हो रहा है। देखिए खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, ये सारे ज़िले हैं झारखंड के ही हैं। वहाँ सरकारी उपक्रम हो या फिर किसी तरह का प्राइवेट कोई कंपनी काम कर रही चाहे हो, नेशनल हाईवे जैसे चाहे बनता नेशनल है। हाईवे बन रहा हो, कुछ भी काम हो रहा हो, तो उसमें गैर मजरूआ ज़मीन का भी पेमेंट किया जा रहा है, वो भी इसी पत्रांक के जरिए जो सरकार के सचिव निकाले हैं। यानी उस जिलों में सरकार के जो चिट्ठी है उसका अनुपालन हो रहा है। लेकिन हमारे हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी सरकार को कुछ लगता है समझती नहीं है, क्योंकि ये सरकार के चिट्ठी का, सचिव का कोई अनुपालन नहीं कर रही है। अब ये कंपनी नहीं कर रही है, ये कि यहाँ के उपायुक्त इसमें ढिलाई बरत रहे हैं, ये तो पता करने के बाद ही पता चलेगा। इसकी गहराई तक मैं नहीं गया हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ कि द BIT की जो पूरी टीम है वो गैर मजरूआ ज़मीन के भुगतान की पूरी जानकारी के पीछे लगी हुई है। और आपको हम बताएंगे कि कहाँ पे लापरवाही बरती गई। उपायुक्त महोदय के एंड से लापरवाही है, सरकार के एंड से है, सचिव के एंड से है, जनप्रतिनिधि के एंड से, कहाँ से है, जिसमें इतने भारी भरकम अमाउंट को गबन करने का साजिश रचा गया है इस कंपनी के द्वारा। और एक शख्सियत से आपको मिलाएंगे, आपको तो पहले ही बताए थे, ये भी इनके साथ में काफ़ी दौड़े। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सारे काम में आपको कितना परेशानी करना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो गैर मजरूआ ज़मीन है वो 2 ही लोगों का नहीं है या कोई 4 लोगों का नहीं है, पूरे इलाके में गैर मजरूआ ज़मीन है जिस पे लोग बरसों बरसों से, अपने सदियों से जमे हुए हैं और उस पर खेती बाड़ी अपना करते हैं। लेकिन प्रयास सब कोई किए अपने स्तर तक, लेकिन चूंकि ये समाज सेवी हैं और इन्हें लगता है कि हम अगर कुछ इस इलाके के लोगों के लिए अच्छा करके जाएंगे तो अच्छा होगा, नाम रहेगा, और इसीलिए इन्होंने पूरा प्रयास किया। ये गैर मजरूआ ज़मीन का अगर भुगतान का आदेश जारी होता है या फिर भुगतान होता है तो ये फ़ायदा इलाके के सभी लोगों को मिलेगा। और हम चाहेंगे कि वे लोग एक बार इन लोगों को ज़रूर याद करें जो सबके लिए काम कर रहे हैं। आपको कितनी परेशानी हुई इन सभी कामों करने के लिए, क्योंकि ये सारी चिट्ठी निकालना, ये सारा सरकारी विज्ञापन, ये सारा जो आदेश पत्र, ये सब निकालना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए तो हम लोग दोनों आदमी रात दिन जहाँ भी जाना पड़े वहाँ गए, और वहाँ रात रुकना पड़े तो हम लोग रुके, दूसरे यहाँ खाना जो मिलता था खाए, और वहीं रह कर के इतना सब उपलब्धि प्राप्त किए हैं। और कि ये चिट्ठी यहाँ तक अभी किए हैं, और अभी DC का जो चिट्ठी निर्गत किया गया है, झारखंड का जो सचिव है अरुण का, उसके माध्यम से अब यहाँ के उपायुक्त पर निर्भर करता है कि उस चिट्ठी के आलोक में कितना अब आगे कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम लोग को काफ़ी परेशानी हुआ इस तरह की चिट्ठी सब हासिल करने में। उम्मीद है आपको कि ये सारा आप जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, अपने भूमि के उचित भुगतान के लिए, उम्मीद है कि ये पूरा हो पाएगा? उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। अगर सरकार, अगर इसके जो अफसर पदाधिकारी हैं, ये सब अगर नहीं बात, अगर इस चिट्ठी को आधार पर नहीं काम करते हैं तो हम लोग फिर इसके लिए हमारे पास एक आंदोलन के सिवा कोई मजबूरी नहीं है, और इस आंदोलन के माध्यम से हम इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, इसलिए कि सरकार का आदेश है कि गैर मजरूआ बंदोबस्त भूमि को भुगतान करना है, और इसके बाद भी भुगतान नहीं करता है तो इस चिट्ठी के लेकर के हम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन भुगतान करवा के रहेंगे। भुगतान करवा के रहेंगे। आप समझिए, ये मतलब इन्होंने जो प्रयास किया इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेटर मिला है, चिट्ठी मिला है उपायुक्त महोदय को, इस पर कुछ इंतज़ार करेंगे, देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर आंदोलन की भी तैयारी है, धरने प्रदर्शन की भी तैयारी है, कोर्ट कचहरी की भी तैयारी है। यानी मुआवजा का भुगतान लेंगे, लेकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़मीनें हमारी है, हमारे पुरखों की है, सदियों से उस पर हम लोग काबिज हैं। आपको बात कराते हैं सिकंदर महतो जी से, ये भी इनके साथ में काफ़ी दौड़ भाग की है। क्या परेशानी हुई थी आप लोगों को पेपर वगैरह निकालने में, और खर्च वगैरह सब अपने पैकेट से बियर किए आप लोग? अभी तक तो हम लोग अपने पैकेट से ही बियर किए हैं। और जहाँ तक बात रह गई कि एक ही जगह 2 नियम क्यों लगता है, एक ही राज्य में 2 नियम क्यों है। सबसे पहले सवाल है कि 1 एकड़ ज़मीन पर 80 करोड़ रुपये का कोयला निकल रहा है, और मात्र 20 लाख रुपया देने में, 25-24 लाख रुपये देने में इसको, पहले तो 20 था, अभी तो 24 हाल फिलहाल में किया है। फिलहाल 24 किया है ये।
उतना देने में लगता है कि अपना मने कमाएगा मने पैसा दे रहे हैं, हराम यानी का कंपनी को लग रहा है कि हम अपने घर से दे रहे हैं। हराम का पैसा दे रहे हैं, वैसे बात करता है। यानी आप सोच सकते हैं कि एक एकड़ जमीन पे निकाल रहा है 80 करोड़ का कोयला। 80 करोड़ का उसी का मतलब एक एकड़ नहीं, जमीन। कंपनी जो रिपोर्ट दिया है कि यार जो सरकार जांच रिपोर्ट की है इतना इतना इसके अंदर कोयला है, उसके हिसाब से जो वर्तमान रेट है तो हम लोग उसके हिसाब से निकाले हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से उतना जाता है। यानी एक आंकड़ा निकाला गया है गणना करके, जो गलत नहीं है। यानी कि एक एकड़ जमीन पे 80 करोड़ का कोयला ये कंपनी निकाल रही है और 20 से 24 लाख का मुआवजा मात्र दिया जा रहा है। उसमें भी गैर मजरूआ जमीन को सीधा हड़पने की नीति चल रही है। इसमें तो हम लोग हड़पने नहीं देंगे, और अगर हम लोग मात्र 1 महीना का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि 1 महीना के अंदर पेमेंट हम लोग को जारी नहीं किया तो इस मने आंदोलन के रूप ये ले लेगा और बहुत भयावह रूप होगा। एक ही जगह फॉरेस्ट विभाग में एक और नियम है, फॉरेस्ट विभाग को 8 लाख रुपये प्रति एकड़ दे रहा है, जो यहाँ आपका आरा हरा के ऊपर में जो लिया है करीब 20 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन है, वो 8 लाख रुपये एकड़ सारा वो सब फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड है। वो 30 साल के लिए लीज पर लिया है। वो 30 साल 8 लाख 8 रुपया लाख रुपया देगा वो। मतलब लीज पर है। एक साल में 8 लाख रुपया 1 एकड़ में वो रेंट देगा। 30 साल का है, तो अब 30 साल के लिए प्रत्येक 8 एकड़ 8 लाख से जोड़ यानी उसको वापस करेगा। जमीन वन विभाग को वापस भी होगा लगा करके। वन लगा करके। हाँ, वन लगा करके उसको वापस करेगा। कहने का मतलब है कि जो सरकार का चीज़ है उसको आप स्वयं वापस कीजिएगा, और हम लोग का चीज़ हम लोग इतना विस्थापित हो जाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यानी जंगल उजड़ेगा तो उसका प्रदूषण, उसका डस्ट, उसका कोयला का गर्दा यहाँ के लोकल लोग खाएंगे और पैसा उठाएगी वन विभाग और सरकार। बताइए, सरकार की जो संपत्ति है, जो वन विभाग है, उस पर तो निचोड़ के पैसा कंपनी से ले रही है, लेकिन गैर मजरूआ जमीन पर जिस पर दखल कब्जा है आम लोगों का, उस पर सरकार का भी ये ध्यान नहीं है कि कंपनी बिना पैसे का कब्जा कर रही है। ये कितनी गलत बात है। पब्लिक अगर एक यूनाइट होता है तब हम लोग वैसे ही लीज पर ज़मीन को देना चाहिए था। जो ये ज़मीन मेरा नहीं है, वो मेरा बाप दादा मैंने दिया ज़मीन को, फिर हम उसको छोड़े, फिर अगला पीढ़ी उसको छोड़ेगा। तो अरे भाई, कोयला है आप निकाल लीजिए, हम लोग विकास का बाधित नहीं है, पर लास्ट में आप ज़मीन को कीजिएगा का, इतना ज़मीन को आप पुनः फिर प्लेन करके हम लोग को वापस कीजिए और ज़मीन को लीज पर लिया जाए भी, तो बहुत बेस्ट ऐसे भी नियम के अनुसार कहता है कि 30 साल तक आप लीज पर किसी जमीन को ले रहे हैं, तो वहाँ आप जो काम करना चाहेंगे, खास करके खनन काम, तो उतना समय काफ़ी होता है। आप उसको फिर से अगर लौटाएंगे तो क्षेत्र का धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन फिर से विकास होगा और उस ज़मीन का इस्तेमाल भी हो पाएगा। उस पर अगर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी डाल दिया जाएगा तो फिर से खेती लायक भी हो जाएगा। तो लीज पर लेना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये ना कि पूरा खतियान उठा करके ले लिए और रफा दफा करके पब्लिक को वहाँ से हटा दिए। तो ये विस्थापन का दंश लोग झेलते हैं और आने वाले समय में बहुत तरह का विस्थापित जो लोग होते हैं तो गरीबी और भूखमरी का शिकार होते हैं, क्राइम भी बढ़ता है इससे। और एक बार अगर यहाँ के जनता, पूरे बड़का गाँव के जनता, अगर हजारीबाग के जनता अगर नहीं जागा तो आप जान लीजिएगा कि एकदम सीधा समझ लीजिए कि जो रेलवे पटरी पर, जो रेलवे साइडिंग पर जो रहता है झोपड़पट्टी लगा करके, वैसे ही रहना होगा और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है इसके पास। अभी तक शिक्षा पर ये 1 रुपया भी खर्चा किया है कोई अफसर अभी तक इसको नहीं पूछा है ना। अच्छा, एनटीपीसी इस इलाके में मूलभूत जो सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सभी के लिए क्या करते हैं? कोई सुविधा नहीं है अभी तक, कोई सुविधा नहीं है कि इसको अभी एक 20 साल कंपनी का आए हुए हो गया, मतलब एक जन्मा वो बच्चा जवान हो गया, मतलब 20 साल का हो गया, उसको अगर पढ़ाई शिक्षा अगर मजबूत स्थिति यहाँ के कर दिया जाता तो देश के कोई कोने में जाकर के अपना रोजी रोटी। हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था कंपनी की तरफ? यहाँ तो हम पूरा इलाका घूमे, एनटीपीसी का तो कोई भी पब्लिक के लिए अस्पताल नहीं। पब्लिक के लिए नहीं है, उसका अपना के लिए है। अपना के लिए। तो वो पब्लिक के लिए मूलभूत सुविधा में नहीं हुआ। बिजली फ्री मिलता है आप लोगों को? कृषि के लिए नहीं, घर में जलाने के लिए कुछ नहीं, सब बिल में। यहाँ तो पता चला हमको बिजली का जो रेट है वो शहरी वसूला जा रहा है। सच है? सच है। बताइए, ये रूरल एरिया में आता है। रूरल एरिया नोटिफाइड है ऑन द साइट और रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में है। रूरल एरिया का मतलब होता है कि आपको रूरल एरिया के हिसाब से ही फैसिलिटी मिलेगी।
तो जब हमको देहाती क्षेत्र के हिसाब से सुविधाएं मिलती है तो शहरी क्षेत्र का बिजली क्यों वसूला जा रहा है? सरकार भी आंख मूंद कर लगता है बैठी हुई है इसमें। जहां जिस इलाके से पूरे देश में बिजली सप्लाई होती है वहाँ के लोग को बिजली मतलब फ्री देना चाहिए, लेकिन फ्री की तो छोड़ दीजिए, रूरल रेट भी नहीं, शहरी का रेट मिल रहा है। और बिजली भी 24 घंटे मुझे नहीं लगता मिलते। कितने घंटे मिलते? 24 घंटे तो छोड़ दीजिए, यहाँ 12 घंटा ठीक से बिजली नहीं मिलती। 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, मतलब पूरा लूट खसोट चल रहा है। पैसा लो, ज़मीन लो, औने पौने भाव में पैसा दे दो, गैर मजदूरा का पैसा पेमेंट मत करो, और लोग मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मज़े ले रही है, रॉयल्टी कमा रही है और जनता को ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समझ में आना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, बैठाना जानती है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। केंद्र में भी आपने सत्ता परिवर्तन देख चुका है और राज्य में भी देख चुका है। जनता आजकल बेवकूफ़ नहीं है, समझने में देर नहीं लगती। इसलिए सरकार को समझना चाहिए कि अगर हमें लंबे समय तक सत्ता में रहनी है, जनता की सेवा करनी है, तो जनता के भलाई में काम करें, ना कि अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। सरकारें जहाँ पर उपक्रम लगते हैं बड़े बड़े, वहाँ खाली रॉयल्टी अपना टाइट कर देती है। अब आप बताइए कि वन भूमि को हर एक साल 8 लाख रुपये दिया जा रहा है पेमेंट रेंट के तौर पर, 30 साल तक दिया जाएगा। और यहाँ 1 एकड़ ज़मीन आदमी दे रहा है तो 20-24 लाख रुपए एक ही बार दे करके ख़त्म कहानी कर दे रहा है। ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? आज आपको मुलाकात करवाएं इन दो शख्सियत से, और ये सरोकार था हमारा शो। इस शो में ऐसे ही मुद्दे हम लेके आते हैं जो धरातल स्तर के होते हैं और जिसमें लोगों की इच्छा, उनकी भावना, उनसे संबंधित मुद्दाएं होती है। आगे फिर से हम मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।